मध्य अभिसीमा सिद्धांत की प्रकृति और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। मध्य अभिसीमा सिद्धांत की प्रकृति और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। मर्टन ने लिखा है कि समाजशास्त्र में मध्य अभिसीमा के सिद्धांतों का मुख्यतः उपयोग प्रयोग सिद्ध अनुसंधानों के मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। इस प्रकार का सिद्धांत एक और सामाजिक व्यवहार संगठन व परिवर्तन की विशिष्ट श्रेणियों से काफ़ी दूर जो कुछ निरीक्षण किया गया है उसे बताने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित सामान्य सिद्धांतों एवं दूसरी ओर जिनका सामान्यीकरण नहीं किया गया है ऐसे विवरणों का विस्तृत वर्णन इन दोनों का बिचला या मध्यवर्ती होता है। यह सत्य है कि मध्य अभिसीमा के सिद्धांत में सार तत्व तो निकाले जाते हैं, फिर भी वे उन निरीक्षित तथ्यों के बहुत निकट होते हैं जिनका प्रयोग सिद्ध निरीक्षण संभव है। जैसे कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, मध्य अभिसीमा के सिद्धांत सामाजिक घटनाओं के कुछ सीमित पहलुओं से संबंधित होते हैं। अर्थात मध्य अभिसीमा का सिद्धांत ऐसे नहीं होता है कि वह एक ही समय में एक साथ सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में हो। इसका संबंध तो एक सामाजिक घटना के कुछ निश्चित और सीमित पक्ष से ही होता है, जैसे सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत, संदर्भ समूह का सिद्धांत आदि। अपनी साधारण बुद्धि के आधार पर यह समझते हैं कि एक सामूहिक तबाही की अवस्था में एक परिवार को जितनी अधिक हानि होगी वह अपने को उतना ही अधिक वंचित समझेगा, क्योंकि हमारी आम धारणा है कि वंचित होने की मात्रा को एक परिवार अपनी वास्तविक हानि के आधार पर ही आंकता है, परंतु सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत बिल्कुल विपरीत प्राकल्पना को सुझाता है, और वह यह है कि स्वांकन या अपने स्वयं के संबंध में आंकना लोगों के द्वारा स्वयं की परिस्थिति के साथ दूसरों की परिस्थिति की तुलना पर निर्भर करता है। अर्थात व्यक्ति स्वयं अपनी परिस्थिति का दूसरे लोगों की परिस्थिति से तुलना करता है और फिर कहीं उस तुलना के आधार पर अपने स्वयं के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालता है। इस रूप से उपयुक्त सिद्धांत हमें यह बताता है कि कुछ विशिष्ट अवस्थाओं के अंतर्गत सामूहिक तबाही में वे परिवार जिन्हें की गंभीर हानि हुई है अपने को कम वंचित अनुभव करेंगे यदि उन्हें अपनी तुलना और परिवारों से करने का अवसर मिले जिन्हें कि उनसे भी अधिक हानि पहुंची है। उस अवस्था में वे अपनी वास्तविक हानि को तुच्छ अनुभव करेंगे। प्रयोग सिद्ध अनुसंधान से भी यही बात प्रमाणित होगी कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सर्वाधिक क्षतिग्रस्त लोग उन लोगों के लिए एक संदर्भ समूह बन जाएंगे जिन्हें कि कम नुकसान पहुंचा है, और वे अपनी तुलना उस संदर्भ समूह के साथ करेंगे। हम इस परीक्षित निष्कर्ष को सरल रूप से इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि जब कुछ ही लोग लगभग समान रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का कष्ट और उसकी हानि अधिक प्रतीत होती है, परंतु जब बहुत से लोग अत्यधिक विविध प्रकार से क्षतिग्रस्त होते हैं तो उस अवस्था में काफ़ी बड़ी हानियां भी छोटी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उनकी तुलना सबसे बड़ी हानियों के साथ की जाती है। यही मध्य अभिसीमा का सिद्धांत होगा। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मध्य अभिसीमा के सिद्धांत सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित सब कुछ बताने वाले किसी एकमात्र सिद्धांत से तार्किक तौर पर निकाले नहीं जाते हैं, फिर भी सिद्धांत के रूप में विकसित हो जाने पर वे उसी के समान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य अभिसीमा का प्रत्येक सिद्धांत केवल
एक ऐसे प्रयोगसिद्ध सामान्यीकरण से कहीं अधिक होते हैं जिसमें कि दो या अधिक घटनाओं के बीच संबंधों को निरीक्षित समानताओं का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। एक सिद्धांत मान्यताओं के एक समूह से बना हुआ होता है जिसे स्वयं प्रयोग सिद्ध सामान्यीकरणों को निकाला जाता है। सामाजिक स्थिति की अवधारणा के यद्यपि विविध अर्थ होते हैं तथापि एक समाजशास्त्रीय परंपरा के अनुसार स्थिति किसी सामाजिक व्यवस्था में एक स्थान है जो कि कुछ निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़ा होता है। इसी परंपरा के अनुसार राल्फ लिंटन ने यह दर्शाया है कि सामाजिक भूमिका का अर्थ उस व्यवहार से होता है जो कि एक स्थिति पर आसीन व्यक्ति दूसरों की आशाओं के अनुरूप करता है। मौलिक निरीक्षण और मान्य आधारों पर लिंटन ने यह भी कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप में अनेक स्थितियों या पदों पर आसीन होता है एवं इनमें से प्रत्येक पद की संबंधित भूमिका होती है। उपर्युक्त परंपरागत विचार भूमिका समूह के सिद्धांत से कुछ भिन्न है। भूमिका समूह का सिद्धांत इस अवधारणा से प्रारंभ होता है कि प्रत्येक सामाजिक स्थिति के साथ केवल एक भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं का एक झुंड जुड़ा होता है। इन विविध भूमिकाओं को जिसे निभाना पड़ता है क्योंकि उसके द्वारा ही वह अपने पद या स्थिति के औचित्य को दर्शाता है। एक व्यक्ति सामाजिक संबंधों के ताने बाने में इस कारण आ जाता है क्योंकि सामाजिक संरचना में उसकी एक स्थिति है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति शिक्षक के पद पर होने के कारण न केवल अपने विद्यार्थियों से अपितु अपने सह अध्यापकों, प्राचार्यों, कॉलेज के व्यवस्थापक समिति के सदस्यों एवं विद्यार्थियों के अभिभावकों तक से संबंधित हो जाता है। स्पष्ट है कि परंपरागत समाजशास्त्रीय विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की चूंकि अनेक स्थितियां हैं, इस कारण उसकी अनेक भूमिकाएं भी होती हैं, जबकि भूमिका समूह के सिद्धांत की मान्यता यह है कि एक ही पद या स्थिति अनेक भूमिकाओं से संबद्ध होती है। इस मान्यता से इस समस्या का उदय होता है कि सामाजिक जीवन में व्यक्ति को अपनी विभिन्न भूमिकाओं के बीच कुछ इस प्रकार का संतुलन स्थापित करना होता है कि सामाजिक जीवन का प्रवाह बाधा प्राप्त न हो एवं विभिन्न भूमिकाओं के बीच तनाव या संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न न हो। हम उन सामाजिक यंत्र रचनाओं को खोज निकालने का प्रयास कर सकते हैं जिनके द्वारा भूमिकाओं के बीच तनाव या संघर्ष को कम किया जाता है। इस प्रकार की खोज या अनुसंधान के आधार पर जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाएगा वह मध्य अभिसीमा का ही सिद्धांत होगा।